हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल IITN एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे IIT JEM 2016 और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी भी प्रॉब्लम आई है उनके ऊपर आज हम बात करेंगे और इनको ट्रिक के द्वारा करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनका सॉल्यूशन होता है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ n फॉर विच द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम एग्जैक्ट। आपको पता है कि एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, जहाँ हमारा एन एम क्या है, एम जो डी एक्स के साथ हमने कोफिशिएंट लिखा है, ये जो है डी एक्स के साथ उसको बोलते हैं एम। जैसे कि ये जो इक्वेशन लिख रखी है वो इक्वेशन किस टाइप की होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, तो ये इस टाइप की इक्वेशन होती है जहाँ पर m जो है वो 3x वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स की स्क्वायर वाई, ये रहा dx प्लस, और ये जो है वैल्यू n की है। तो हमें क्या करना है, m को dy के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और n को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। और ये दोनों अगर इक्वल आते हैं तो हम इसको कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या किया, m है उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव किया, तो यहाँ से क्या होगा y का 6xy प्लस एन स्क्वायर एक्स की स्क्वायर इक्वल डेल एन अपॉन डेल एन का करना है। अब हमें इसका करना है डेल एन अपॉन डेल एक्स का। तो ये क्या होगा 3x एक्स की स्क्वायर प्लस 6xy, ये रहा n, उसका हमने किया विद रिस्पेक्ट टू x का करूँगा तो ये इसका होगा 3nx की स्क्वायर प्लस इसका होगा 6xy। यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, 6xy से 6xy कैंसिल, और ये रहा फिर हमारा बच गया n की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 3n x की स्क्वायर। यहाँ से हमारा x की स्क्वायर कैंसिल और n की स्क्वायर इक्वल टू 3n और n इक्वल टू 3। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा n इक्वल टू 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। और हमें कंडीशन बतानी है y0 इक्वल टू 1 के लिए हमें कंडीशन दे रखी है। तो क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है m डी एक्स प्लस एन डी वाई, मैंने आपको बताया था। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसे उस प्रकार से लिखा जा सकता है कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो हम देखते हैं क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इसको हम पहले एग्जैक्ट बनाएंगे और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो जैसे कि हमारे पास m की वैल्यू क्या है y माइनस एक्स, और यहाँ n की वैल्यू कितना है x प्लस वाई। हम क्या करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई करूँगा, डेल एम अपॉन डेल वाई करने पे क्या होगा 1 होगा इसका, और इसका करूँगा डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसका क्या होगा 1 होगा। तो इसका भी 1 इसका भी 1, तो ये क्या हो गया इक्वल है, तो ये क्या हो गया एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट होने के बाद इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। जब कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको इस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है कि इंटीग्रेशन m dx, जहाँ क्या होगा y कांस्टेंट होगा, प्लस टर्म ऑफ n की जितने भी टर्म हैं वहाँ पर सिर्फ x नहीं होना चाहिए, नॉट कंटेनिंग x, और लगा देंगे dy इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो हमें पता है कि m की वैल्यू कितनी है y माइनस एक्स, ये रहा m, तो यहाँ लिख दिया y माइनस एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ n की जितने भी टर्म लिखनी है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। x कहाँ है, ये है, तो x को नहीं लिखना, ओनली लिखेंगे y को, तो y dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए करूँगा y का करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन yx होगा, माइनस x का करूँगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका क्या होगा वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c। अब हमें पता है कि हमें जो ये कंडीशन दी है क्यों दी है। ये सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये कंडीशन का मतलब क्या है। इस कंडीशन को मतलब यही है कि हमें कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है हमारे पास इंटीग्रेशन करने पर, और इंटीग्रेशन की वैल्यू को इससे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन तो आ गई ऑलरेडी है ना, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है। कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए हमें कंडीशन पुट करनी है। तो y0 इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी है 1 है और x की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ से हमने लिखा x की वैल्यू 0 रखी तो ये टर्म पूरी हो गई 0, ये रखी पूरी टर्म हो गई x की वैल्यू 0। यहाँ से y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/2 इक्वल टू c इक्वल टू क्या आ गया 1/2। ओके, अब हम क्या रखेंगे c इक्वल टू 1/2। यहाँ से मैंने क्या किया,
सी को हटाकर यहाँ से लिख दिया 1/2। ये रही हमारी इक्वेशन। सी को हटाने के बाद मैंने इसको लिखा 1/2। 1/2 लिखने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने जैसे ही 1 और -2 रखते हैं, तो 1 -2 रखा तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 का, तो क्या होगा -2, और माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1/2, प्लस ये कितना है -2 का होल स्क्वायर 4/2 2, तो प्लस का 2, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ रहा है हमारा -1/2। इसको करूँगा कैंसिल तो ये आ रहा है -1/2, जबकि आना क्या चाहिए प्लस का 1/2। इसका मतलब तो ये ए तो ऑप्शन क्या है हमारा इनकरेक्ट है। और फिर रखेंगे 2 और -1, 2 - 1 का मल्टीप्लाई XY करूँगा तो क्या होगा -2 का स्क्वायर 4/2 2 आएगा, प्लस और ये क्या होगा -1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा +/2, तो ये होगा -4 + 1/2। ये भी इक्वल टू नहीं हो रहा है ये 1/2 के, तो ये भी कैंसिल। इस प्रकार से मैंने रखा 2 और 1, 2 और 1 रखूँगा तो मल्टीप्लाई क्या होगा 2 होगा, -2 का होल स्क्वायर 4/2, तो यहाँ आएगा -2, प्लस ये होगा 1/2, ये आ गया 1/2, -2 से -2 कैंसिल, और ये होगा हमारा 1/2, तो ये क्या हो गया 1/2/1/2, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये है। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो है dy बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx x dy/dx = x, और हमारे पास दो कंडीशन है। इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कम से कम दो कांस्टेंट आते हैं, सिर्फ दो कांस्टेंट आते हैं, और दोनों कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन गिवन है। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसका हमें फिर y2 = सॉल्यूशन बताना है कि y x की जगह 2 रखने पर उसका सॉल्यूशन क्या आता है। तो इसको करते हैं सोल्व। और जैसे कि हमें पता है कि ये जो अगर हम इसको इस प्रकार से लिखना चाहें x dx हमारे ये डेरिवेटिव करना है, इसको अगर हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या लिखा कि x dy/dx, ये तो मैंने लिख लिया, और जो x था उसका मैंने यहाँ से हटाने के बाद इसको इंटीग्रेशन लिखा, और इसको अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेट करने पे क्या होगा x²/2 प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ से कि x dy/dx = ये x था, तो मैं यहाँ से इंटीग्रेट करूँगा इसको। अगर यहाँ पर मेरा d/dx है तो मैं इसको यहाँ से इंटीग्रेट करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ से करूँगा तो इसका क्या आ जाएगा फिर मेरे पास है x²/2 और प्लस में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वही मैंने यहाँ लिखा है। और उसके बाद में मेरे को करना क्या है कि मुझे dy/dx की वैल्यू पता है। इसका मतलब मेरे पास कोई ना कोई कांस्टेंट का जो वैल्यू मैंने आपको बताया था, दो कांस्टेंट आते हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू को मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास dy/dx है, वो वैल्यू कितनी है 0 है। मैंने यहाँ से dy/dx को 0 रखा, x की वैल्यू कितनी है 1 है, 8.1 दे रखा है। ओके, इक्वल टू यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस c, यहाँ से तो ये पूरा 1.0 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, c का वैल्यू आएगा -1/2, तो मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई -1/2। स्टूडेंट मैंने यहाँ क्या किया कि c का वैल्यू -1/2 रखा, जैसे कि मैंने अभी इसको अगेन लिख दिया है x dy/dx = x²/2, एंड c की वैल्यू मैंने अभी पुट कर दी है यहाँ -1/2। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 1 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन बच गई, और 1 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो मेरे पास दोबारा अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और उस कांस्टेंट वैल्यू को मैं इसके द्वारा निकाल सकता हूँ अच्छे से। तो हमने क्या किया कि dy/dx को लिखा, और जो x था वो इसको डिवाइड कर दूंगा x से, तो x से x कैंसिल होने के बाद x/2 -1/2x। ओके, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन करूंगा। मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं ये dy और dx यहाँ इसके इंटीग्रेशन में आ जाएगा, ये मैंने लिखा है dx। ठीक है, ओके, और यहाँ से मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y एंड x/2 तो वैसे ही लिखा है मैंने, और x का क्या होगा x²/2 एंड मल्टीप्लाई में 2 है तो x²/4 होगा -1/2, एंड 1/x का क्या होता है log ऑफ x प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और मैंने अभी आपको बताया है कि कांस्टेंट वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो हमारे पास ये कंडीशन है इसको मैं कांस्टेंट वैल्यू इससे निकालूंगा। तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो मैंने लिखा 0,
एंड x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आएगा 1/4 प्लस सी डैश। यहाँ से सी डैश की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करूँगा 1/4। तो सी डैश की वैल्यू आने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा -1/4। ये मैंने यहाँ पर अगेन इसको लिख दिया है -1/4। अब मुझे निकालना क्या है, y2 की वैल्यू निकालनी है। और y2 का मतलब क्या है, x की जगह मुझे 2 रखना है। x की जगह जैसे ही मैंने 2 रखा, x की जगह 2 रखना है, यहाँ 2 की स्क्वायर 4/4 1 माइनस x की जगह 2 log 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 और 1 माइनस 1/4 3/4 एंड ये क्या है माइनस log 2/2। ये रहा 3/4 log 2 1/2 log 2। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगेन हम सॉल्यूशन करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। और जैसे कि ये जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये हमारी जो इक्वेशन है ये क्या है, 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो प्रत्येक ईयर में देखे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने 2018 का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, वहाँ भी एक प्रॉब्लम था ये, और अभी 2017 का रिसेंटली किया है मैंने, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है, और अभी यहाँ पर भी है। तो करना क्या है आपको, अप्रोच 0, ठीक है। हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है उसको अप्रोच 0 x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर हमने क्या किया, x टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा अगर मैं, तो वो किस पे जाएगा, वो कोई ना कोई 0 पे चला जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पे y क्या होगा, 0 होगा। तो स्टूडेंट हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, इस प्रकार से क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू c1 e की पावर माइनस कोई ना कोई कांस्टेंट x प्लस c2 e की पावर माइनस, ओके। और जैसे ही मैं x टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ, ओके, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, अप्रोच टू 0, अप्रोच टू 0। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी प्रकार का अगर सॉल्यूशन आए इस प्रकार से रिलेटेड, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा कि एक तो हमारे पास माइनस होना चाहिए यहाँ पर, ओके, और माइनस के बीच में जो भी होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है कि आइगन वैल्यू जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये जो माइनस बी आना चाहिए या फिर माइनस डी आना चाहिए, -2 -3 -4, इसका मतलब पॉजिटिव नहीं आना चाहिए यहाँ पर कोई भी, कहने का सेंस यही है, ओके। तो इसको हम अगर सोल्व करते हैं तो हमारा क्या बनता है, आपने इसको अच्छे से समझना है आपको। अगर कभी भी आ जाए कि x टेंस टू इन्फिनिटी करने पे 0 को अप्रोच हो रहा है, x टेंस टू इन्फिनिटी करने पे 0 को अप्रोच होने का मतलब यही है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो दोनों नेगेटिव आनी चाहिए, ओके। और यहाँ पर नेगेटिव कब आएगी, जैसे कि मैंने अभी ये इक्वेशन लिखा है, ओके, मैंने अभी ये इक्वेशन लिखा है, इसका सॉल्यूशन तो इसी प्रकार से आना है कुछ ना कुछ, और इसी प्रकार से सॉल्यूशन आना है। तो ये माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ओके। यहाँ डी की जगह क्या है, सी है, यहाँ मैं सी कर लेता हूँ, यहाँ मैंने लिखा सी। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को, तो दोनों क्या करेंगे, 0 को अप्रोच करेंगे। इसका मतलब मेरे पास यहाँ बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आप देखो एक बार कि c1 e की पावर -3x होगा प्लस c2 e की पावर -2x मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पास मेरे पास b क्या है, 3 है, एंड c मेरे पास क्या है, 2 है। तो 3 एंड 2 क्या है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो बोथ b एंड c आर पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, ऑप्शन रॉन्ग, ये ऑप्शन रॉन्ग, ये ऑप्शन रॉन्ग। अगर मान लीजिए आप ऐसे कहते हैं, अगर b और c पॉजिटिव नहीं हुआ, अगर b और c पॉजिटिव नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान लीजिए आपने अगर 2 कर दिया डायरेक्ट, तो और ये क्या आता है, ओके, और फिर ये पॉजिटिव आ जाता है। मान लीजिए अगर हमने ये पॉजिटिव आ गया, b एंड c पॉजिटिव, ये एंड b और c पॉजिटिव आ गया, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा। प्लस इन्फिनिटी होते हैं क्या हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी होते हैं ये अप्रोच कर जाएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, तो ये हमारी कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमें इस बात के ऊपर ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन को इस प्रकार से सोल्व करना है, और b और c की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो पहले से ही है वहाँ, ओके।
तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये है। और अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 35। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन साइन 2x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2y प्लस कोस एक्स, एंड हमें कंडीशन दे रखी है y π/4 इक्वल टू 1 माइनस रूट 2। देन द विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें ट्रू बताना है, कौन सा है, हमें कंडीशन दे रखी है। इसको पहले तो हम सोल्व करेंगे, dy अपॉन डी एक्स से हमें y निकालना है, और y निकालने के बाद कंडीशन रखेंगे। तो हम देखते हैं कि x टेंस टू 0 करने पर क्या होता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन है, x टेंस टू 0 करने पर और x टेंस टू π/2 करने पर सॉल्यूशन बाउंडेड आता है या अनबाउंडेड। तो क्वेश्चन बहुत ही सही है। अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, साइन 2x को मैंने क्या किया, साइन 2x को मैं यहाँ ले आया, इसके नीचे साइन 2x को करूँगा तो cos 2x हो जाएगा, और cos 2x होने के बाद ये पॉजिटिव वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो नेगेटिव। तो ये क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स। मैंने इसको यहाँ से डिवाइड किया तो साइन 2x है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा cos 2x, एंड इसको ले आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस 2x y इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, 2 cos x बचेगा, और यहाँ से नीचे क्या होगा, साइन 2x होगा। ओके, तो मैंने ये लिख लिया है। और मुझे पता है कि इंटीग्रेटिंग अगर फैक्टर निकालता हूँ dy अपॉन डी एक्स माइनस पी एक्स वाई का, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूँ तो जैसे कि आप देखते हैं कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी। अगर मैं निकालता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, तो पूरा टर्म यहाँ पर आ जाता है एन डी एक्स। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, e की पावर ये पूरा का पूरा टर्म जो है -2 cos 2xy, ये मैंने इंटीग्रेटिंग टर्म के लिए लिख लिया है। अब इसको करता हूँ सॉल्यूशन, तो इसको करूँगा सोल्व, तो ये क्या होगा, e की पावर -2 तो बाहर आ जाएगा, एंड cos 2x का क्या होता है, log cos 2x माइनस cos 2x। cos x 2x का क्या होता है, log cos x 2x माइनस cos 2x, और बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 है, cos 2x था बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कर लेंगे कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, e की पावर log है तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद ये माइनस आ जाएगा, माइनस इसके ऊपर चला जाएगा, और माइनस ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये क्या बचेगा, 1 अपॉन cos 2x माइनस cos 2x। अच्छे से इसको सोल्व करना आप। और ये होने के बाद आपको पता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आता है तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहता है हमारे पास, हम क्या करेंगे, y इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया है इसको लिखना होता है हमें, फिर इंटीग्रेशन, यहाँ मान लीजिए कोई qx वैल्यू है तो यहाँ लिखता हूँ qx मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ओके, तो यहाँ से मैंने y मल्टीप्लाई ये जो मेरा पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो लिखा है मैंने, इक्वल टू ये हमारे पास 2 cos x sin 2x था तो 2 cos x sin 2x डॉट, और यहाँ से लिखूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ से पूरा मैंने लिखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, और y इक्वल टू, और यहाँ से मैं लिखूंगा, और यहाँ से इसको करते हैं सोल्व। जैसे कि cos x 2x है तो ये क्या होता है, 1 अपॉन साइन 2x, तो 1 अपॉन साइन 2x करूँगा, जैसे ही साइन 2x यहाँ भी कॉमन आएगा मेरा, क्योंकि cot 2x क्या होता है, साइन 2x बाई कोट क्या होता है, cos बाई साइन, तो cos 2x बाई साइन 2x, तो यहाँ से भी साइन है, यहाँ से भी साइन है, और दोनों को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये हो जाता है साइन 2x, यहाँ क्या बचता है 1 माइनस cos 2x इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा 2 cos x साइन 2x, तो यहाँ से लिखा मैंने 2 cos x और साइन 2x एज इट इज, और यहाँ से क्या होगा, सिमिलर होगा साइन 2x, ये देखो मैंने यहाँ पर इसको लिखा है साइन 2x 1 माइनस cos 2x, यहाँ पर भी क्या होगा साइन 2x 1 माइनस cos 2x एंड dx प्लस c। यहाँ से मैं cos 2x से cos 2x कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ से कैंसिल होने के बाद और 2 cos x एंड 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और साइन स्क्वायर x मैंने लिखा है। और स्टूडेंट मैं एक जो पुट करता हूँ, मान लीजिए मैंने साइन एक्स इक्वल टू टी पुट किया, साइन एक्स इक्वल टू टी पुट किया, तो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, एंड साइन एक्स इक्वल टू टी होगा, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x dx इक्वल टू डी टी, तो हमारे पास क्या है cos x dx है, तो यहाँ पर डी टी लिख दिया हमने। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद हमारे पास क्या होगा, डी टी वाई टी स्क्वायर एंड y कोट x तो पहले से ही था, इसको सोल्व करूंगा मैं, यहाँ से साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, एंड cos बाई साइन क्या होता है कोट होता है, तो कोट x लिख दिया हमने,
और यहाँ से इंटीग्रेशन डी टी बाई डी स्क्वायर। तो आपको पता है अगर हमारे पास 1/t² का कोई भी सोल्यूशन होता है -1/t होता है, तो -1/t अगर लिखूंगा, t का वैल्यू कितना है, sin t है, तो मैंने sin t लिख दिया प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c। और हमारे पास एक कंडीशन थी जो कि स्टार्टिंग में थी, y π/4 = 1 - √2। ओके, तो इस कंडीशन को मैं पुट करता हूँ, y एंड cot x की जगह y π/2 = 1 - √2 एंड y की जगह क्या होगा 1 - √2, ये मैंने लिखा है y की जगह 1 - √2 एंड cot π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, तो यहाँ से मैंने लिखा 1 = ये माइनस एंड साइन t मतलब साइन π/4 की वैल्यू -1/√2। यहाँ से अगर 1/-1/√2 लिखूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा और माइनस है, तो √2 प्लस कांस्टेंट वैल्यू c। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी थी, और कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ से क्या देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ से -1/2 था, -1/2 से कैंसिल, एंड c का वैल्यू ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो c का वैल्यू क्या आया, 1 आया। और यहाँ पर मैं y cot x = -1/2 sin x, तो इसकी जगह में अगर हमारे पास कंडीशन तो यही थी, इसमें c की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो c की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1 लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर c की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। और 1 लिखने के बाद और इसको करता हूँ मैं सोल्व, तो y एंड cot x राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, cot x का tan x एंड cos x का 1/sin x, इसको सोल्व करूँगा मैं तो -1/sec x होगा एंड cot x का यहाँ से क्या होगा, tan x होगा। और यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ चुका है। ओके, और यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो -sec x + tan x को लिख सकता हूँ मैं -tan x π/4 - x/2, या फिर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन बाहर लिया तो y = tan x x/2 - π/4। ओके, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। और ये लिखने के बाद हमारे पास देखो अब कंडीशन क्या बन रही है। सबसे ज़रूरी तो यही था क्वेश्चन को देखने के लिए कि अगर मैं x टेंड्स टू 0 करूँ तो क्या बाउंडेड आता है, और x टेंड्स टू π/2 करूँ तो क्या बाउंडेड आता है या अनबाउंडेड आता है। तो केस 1 मैंने लिखा अगर x टेंड्स टू 0 हुआ, अगर मैंने यहाँ x टेंड्स टू 0 किया तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 होने के बाद tan -π/4 आएगा, और tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो -1 आएगा। ओके, एंड x = π/2 करूँगा अगर मैं, तो π/2 करने के बाद ये होगा x = π/2, तो ये π/2 लिखूँगा तो π/4 - π/4 क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ से अगर 0 हो गया तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0 एंड cos 0 का वैल्यू 1, तो 0/1 कितना होता है, 0 होता है। तो ये कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आई है हमारे पास। y अगर हमने x 0 रखा तो भी फाइनाइट वैल्यू है, और x π/2 रखा तो भी फाइनाइट वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास है कि ये बाउंडेड होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है वो C एंड D करेक्ट है, अनबाउंडेड नहीं होगा। और अभी करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा नेक्स्ट है y1 एंड y2 एंड y3x be the linear independent solution and d3y/dx³ -6 d²y/dx² plus 11 dy/dx -6y = 0। हमें रोंसियन बताना है। तो रोंसियन बताने के लिए रोंसियन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि रोंसियन लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर होगा तो रोंसियन नॉन इक्वल टू 0 होगा, एंड रोंसियन डिपेंडेंट होगा तो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और हमें यहाँ b की वैल्यू निकालनी है। ओके, और ये जो रोंसियन निकालूंगा पूरा का पूरा मेरा फॉर्म किस टाइप का बनेगा, ke⁻bx टाइप का बनेगा, और यहाँ से मुझे बताना है b की वैल्यू। तो कुछ नहीं है इसमें, हमें क्या करना है, रोंसियन निकालने के लिए हमारे पास है जैसे कि 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो हमारे पास 3 कांस्टेंट आएंगे, और 3 कांस्टेंट जैसे ही आएंगे तो उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और उनका सॉल्व करना है उसे। और जैसे कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इस इक्वेशन को हमारे पास d3y/dx³ को लिख सकता हूँ d³ - 6 d² + 11 d - 6 y = 0। और हम इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होगा, d की जगह m रिप्लेस करते हैं तो m³ - 6 m² + 11 m - 6, एंड यहाँ से क्या करूँगा मैं,
कि 11m है, इसको मैं 2 स्प्लिट कर लूँगा 5m प्लस 6m में, तो यहाँ से हो जाएगा 5m प्लस 6m माइनस 6, और यहाँ से क्या होगा m-1 कॉमन आएगा, और यहाँ से भी अगर मैं इसको करूँगा सोल्व तो m-1 कॉमन आएगा यहाँ से। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसमें से m कॉमन लिया, m की क्यूब माइनस 6m² प्लस 5m में से मैंने m कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, ये यहाँ पर बचेगा m² माइनस 6m प्लस 5 एंड m आ गया कॉमन प्लस 6m-1। अब मैं इसको अगर सोल्व करूँगा तो ये क्या होगा m-5 एंड m-1 एंड m है मल्टीप्लाई में प्लस 6m-1। यहाँ पर हमारा क्या है m-1 कॉमन है यहाँ से, तो m-1 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या होगा m-5 प्लस यहाँ से क्या होगा 6 होगा, और m-1 एंड मल्टीप्लाई करूँगा m² माइनस 5m प्लस 6। अगेन हमारे पास क्या होगा 2 डिग्री की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करूँगा तो m-2 m-3, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई m = 1 m = 2 m = 3, ये हमारे पास वैल्यू हुई। और क्या होगा e⁻x e⁻2x e⁻3x, ऐसे लिख सकता हूँ इसका सॉल्यूशन को कि c1 e⁻x c2 e⁻2x प्लस c3 e⁻3x। और रोंगसियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर दो कोई भी इक्वेशन आती है, जैसे कि मान लीजिए e⁻x e⁻−2x कोई भी आता है, ठीक है, अगर ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है तो क्या करूँगा, यहाँ से हमारे पास जैसे y = c1 y1 प्लस अगर हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन है y = c1 y1 प्लस c2 y2, इसका दो ही सोल्यूशन आएगा y1 y2, और इसको मैं कैसे लिखूँगा y1 y2। अगेन मैं क्या करूँगा, अगर हमारे पास 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हमें रोंगसियन निकालना है तो y का क्या करूँगा मैं y डैश करूँगा, और यहाँ से क्या होगा y2 डैश होगा, और इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर डिटर्मिनेंट जीरो तो डिपेंडेंट। ओके, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि y1 y2 लिखते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं उसका। वैसे ही हमारे पास 3 सॉल्यूशन आए हैं कि e⁻x e⁻2x एंड e⁻3x, ये तीनों की तीनों इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे पास रोंगसियन ऑफ y1 y2 y3 एंड यहाँ लिखा e⁻x e⁻2x और स्टूडेंट अगर हमारे पास 3 डिग्री की ये अगर y3 होता तो यहाँ मैं लिखता y3 एंड यहाँ होता y3 डैश, एंड अगर 3 डिग्री की है तो हमें 3 बार डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा, तो y डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश, तो इसका ये सॉल्यूशन होता। वैसे ही यहाँ क्या होगा e⁻x e⁻2x e⁻3x, तो यहाँ से क्या होगा e⁻x का e⁻x एंड e⁻2x का अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो 2e⁻2x एंड इसका क्या होगा, इसका होगा 3e⁻3x एंड इसका अगर अगेन करता हूँ मैं तो e⁻x का हमेशा सेकंड बार करेंगे तो भी e⁻x होगा, एंड इसका मैं सेकंड बार करूँगा 2 पहले से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 और आएगा तो 4e⁻2x एंड यहाँ से 3 आएगा मल्टीप्लाई में 9e⁻3x होगा। और ये होने के बाद हमारे पास कोई न कोई उसने बता रखा था हमें कि क्या दे रखा है, देखो इसका सॉल्यूशन करने के बाद अगर रोंगसियन निकालता हूँ तो इसने बता रखा है कि e⁻bx टाइप का हमारे पास फॉर्म बनाना है, मतलब हमारे पास e का पावर में कुछ न कुछ होना चाहिए, ये बता रखा था वहाँ से b की वैल्यू। तो हमें पता है यहाँ से पूरा जो ये है, यहाँ से e⁻x कॉमन, यहाँ से e⁻2x कॉमन, यहाँ से e⁻3x कॉमन, यहाँ से मैंने e⁻x e⁻2x e⁻3x लिखा, और इसके कोफिशिएंट 1 by 1 1 1 एंड यहाँ से 1 2 4 एंड 1 3 9, ये हमने लिख लिया। ओके, और क्या बता रहा था कि ke⁻bx बताना था वहाँ, तो ये क्या होता है e⁻x e⁻2x e⁻3x 3 2 5 एंड प्लस 6, तो e⁻6x तो यहाँ पर आया, और इसका मैंने जैसे ही डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 2 आई, तो ये क्या बचेगा 2e⁻6x। ओके, तो यहाँ पर b पूछ रहा था, b की वैल्यू कितनी होगी 6 आएगी। और इसी क्वेश्चन को अगर रिप्लेस करना चाहे, एक बार आ चुका है वो क्वेश्चन, अगर k की वैल्यू देखना चाहे तो k की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो इसमें तो हमें सिर्फ b की वैल्यू पूछी थी, तो ये बता दी अगर हमें k की वैल्यू पूछे तो k की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ से b की वैल्यू आप क्या बताओगे 6 होगी। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है
लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0 एंड y0 इक्वल टू 1। दो हमें कंडीशन वैसे ही जो कि अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम का सेम है ये। और वहाँ हमें y2 बताना था, यहाँ मैक्सिमम या मिनिमम होगा उसके लिए बात करनी है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करूँगा। सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो हमारे पास दो कांस्टेंट आएंगे, और दो कांस्टेंट जैसे ही आएंगे तो हमें दो कंडीशन बता रखी है, यहाँ से दोनों कांस्टेंट निकलेंगे। और फिर फाइनली मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो पहले तो y लिखूँगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स करूँगा। डी वाई अपॉन डी एक्स को करने के बाद 0 रखूँगा और वहाँ से कोई ना कोई वैल्यू आएगी मेरे पास x की, और फिर दोबारा उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर करना है। और वहाँ से मैं बताऊँगा कि अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अगर पॉजिटिव आती है तो मिनिमम वैल्यू होती है। और जैसे कि स्टूडेंट ये क्या है, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 ये हमने लिख लिखा है, y इक्वल टू 0। एंड इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा m की स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से m प्लस 3 एंड यहाँ से क्या होगा m प्लस 2। यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू है वो m इक्वल टू -2 एंड -3, और इसका जो सोल्यूशन है y इक्वल टू c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -3x। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, और नहीं बनाया तो आप एक बार मेरा वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस मैंने वीडियो बना रखा है इसके ऊपर कि हम सॉल्यूशन को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। और ये रहा हमारा y, और हमें y डैश भी निकालना है तो हमने निकाला y डैश इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको तो -2 c1 e की पावर -2x एंड -3 c2 e की पावर -3x, ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद। एंड यहाँ से क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद मुझे रखना है x की जगह 0 एंड y की जगह 1। y की जगह मैंने रखा 1 एंड x की जगह 0, तो यहाँ से क्या होगा, ये पूरा e की पावर -0 ये 0 होता है। ओके, e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, एंड ये होता है e की पावर 0 कितना होता है, 1। यहाँ से क्या होगा, 1 इक्वल टू c1 प्लस c2, तो ये लिखा मैंने 1 इक्वल टू c1 प्लस c2। एंड अगेन मेरे को करना है y डैश कर रखा है मैंने, एंड x इक्वल टू 0 रखने पर -1 आता है, तो y डैश की जगह क्या होगा, -1 होगा एंड इक्वल टू ये हो जाएगा 1 होगा, एंड e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो -3 c2 एंड -2 c1 -3 c2। और यहाँ से अगर मैं इसको करूँ यहाँ से करूँगा इसको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो c1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, फिर 1 इक्वल टू c2। यहाँ से मैंने कंडीशन निकाली है कि c2 की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है, एंड c1 की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। अगर यहाँ पर रखते हो आप c2 की वैल्यू -1 एंड c1 की वैल्यू 2, तो ये क्या होगा, 1 होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, हमने इन दोनों से इस इक्वेशन को सोल्व किया और c1 c2 की वैल्यू निकाल ली। और c1 c2 की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू c1 की जगह हमें वैल्यू रखनी है, c2 की जगह वैल्यू हमें रखनी है, जो कि हमारे पास वैल्यू आई। तो c1 की वैल्यू कितनी है, 2, y इक्वल टू 2 e की पावर -2x एंड c2 की वैल्यू कितनी है, -1 e की पावर -3x। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हमें y जो भी हमारा आता है उसको हम करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स को करते हैं 0 के इक्वल, एंड जो वैल्यू आती है उसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर में रखते हैं। अगर वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है उससे हम डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। और जैसे ही y हमारा ये है, एंड हमने किया डी वाई अपॉन डी एक्स करूँगा तो -4 e की पावर -2x एंड प्लस -3 को करूँगा तो माइनस प्लस e की पावर -3x, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स को रखना है 0, यहाँ से रखूँगा 0, तो यहाँ मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ -3 e की पावर -3x एंड यहाँ इक्वल टू होगा -4 e की पावर -2x। यहाँ से करूँगा एंड यहाँ से माइनस कैंसिल, 4/3 इक्वल टू e की पावर -3x डिवाइड बाई e की पावर -2x, एंड यहाँ से क्या होगा, e की पावर अगर मैं -2 को +2 e की पावर -x इक्वल टू 4/3 या फिर e की पावर x इक्वल टू 3/4। और यहाँ से अगर मैं log लेता हूँ और log को डिफाइन करते हैं, यहाँ क्या बचेगा, मेरे पास सिर्फ x होगा, यहाँ पर log 3/4 होगा। एंड आपको जो आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपको कैलकुलेटर भी दिया होगा, कैलकुलेटर भी होगा, और कैलकुलेटर से आप log 3/4 की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे, और यहाँ से क्या होगा -0.287। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स करना हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर करना होता है, और जैसे ही आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर आप करेंगे तो वहाँ से आपके पास क्या होगा,
वहाँ से आपके पास आएगा, यहाँ से क्या होगा माइनस माइनस प्लस 4 8 हो जाएगा, 8e⁻²x एंड यहाँ से क्या होगा -9e⁻³ और जैसे ही आप इसको x की वैल्यू रखोगे -0.287 और e की पावर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, -0.287 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आती है। नेगेटिव वैल्यू आने के बाद मतलब इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम इस पे होगा -0.287। तो इसका तो -0.287 तो 0.10 तक इसमें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से हमने सारा सोल्यूशन कर लिया है और आशा करता हूँ आपको ये इस प्रकार से हमने ये सारे सोल्यूशन कर लिए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 2016। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को आप लाइक करें और मैं कंटिन्यू इसके ऊपर वीडियो डालता रहूँगा, जो कि हमारा IIT JEM में आज तक जितने ही प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं उनके ऊपर हम बात कर लेंगे इसके साथ ही। और उसके साथ ही मैं इस पर ऊपर स्टडी मटेरियल भी डालना स्टार्ट करूँगा और जो मैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो सारी इनकी PDF देने की ज़रूर आपको कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, बाय बाय।